हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों है। अब हमने अध्याय 3 में अणुओं और परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से कैसे भिन्न है। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और हम विभिन्न प्रकार के मॉडल भी पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। अब देखते हैं पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। अब आप सूखे बालों पर कंघी लीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है? अब आपने कभी देखा होगा, एक कंघी लेते हैं और सूखे बालों पे आप करते हैं और उसके बाद कागज के टुकड़े पर रखेंगे तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये प्रयोग आप एक बार घर पे करके देखिएगा। दूसरा प्रयोग करते हैं। कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए तो देखिए क्या होता है। अब आप इस क्रियाकलाप से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य और आवेशित कण है। अब ये हमें तब पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कण है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण है नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अब इसमें यह पता लगाया गया 19वीं शताब्दी में कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, इसमें एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है जिसका पता जे थॉमसन ने, ये टॉमसन नहीं है, ये थॉमसन है, जे थॉमसन ने पता लगाया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने होने के पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरणें थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। अब 1886 में गोल्डस्टीन ने एक धनावेशित किरणों की खोज की। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। अब गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? धनावेशित कणों की खोज की, जिसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई उसका आवेश +1 लिया गया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है तो उसको -1 दिया जाता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। अब जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकाल सकते हैं बट प्रोटॉनों को नहीं निकाल सकते। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं और हमें इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, केनाल किरणें क्या है और इसके बारे में मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम परमाणु की संरचना देखेंगे।
अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी कण है। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा को गलत साबित कर लिया। अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मॉडलों का प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना में एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये जे थॉमसन नहीं है, जे थॉमसन नहीं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, क्रिसमस केक की तरह। इस तरह से क्रिसमस जिस तरह से हम केक बनाते हैं और उसमें इस तरह से पुडिंग रखते हैं, तो उन्होंने इस तरह का मॉडल दिया, जिसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह, और तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। जिस तरह से तरबूज होता है और तरबूज में इस तरह से डॉट डॉट होते हैं, उसके बीज होते हैं, तो इस तरह से हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना मॉडल दिया था। लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोलों में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए। आप इस चित्र में देख सकते हैं, धनावेशित गोला है और इसके बीच में ये माइनस में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब ये थॉमसन के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया? परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। पहला तो उसने यह अवधारणा दी। दूसरी, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। अब थॉमसन ने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसने ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों समान होता है, तो वो परमाणु उदासीन होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग में परमाणु को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। इस तरह से अल्फा कणों को ये सोने की पन्नी पे उन्होंने टकराया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी, 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों की पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होते हैं। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब अल्फा कण प्रोटॉन के कणों से बहुत ज़्यादा भारी थे। इस तरह से आप देख सकते हैं अल्फा कण, और ये सोने की पन्नी थी जिससे अल्फा कण यहाँ से गुजरते हैं इस तरह से, और कुछ वापस ऐसे विचलित होकर आ जाते हैं। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। अब इस तरह से कितने तेज गति से जा रहे हैं, वो सीधे निकल गए इस तरह से। अब कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 1200 कणों में एक कण वापस आ गया। प्रत्येक 1200 कणों में एक कण वापस आया, कुछ ही कण वापस आए। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और यह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इस तरह से इसका भी मॉडल इतना साबित नहीं हुआ, और ये रदरफोर्ड के बारे में है, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसने नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है रदरफोर्ड को, और रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, और 1908 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान के क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह उसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर घेरे में नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। अब ये परिणाम आपको याद रखने हैं, क्या क्या परिणाम थे।
परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर। अब उसने पहली अवधारणा दी थी कि भीतर का जो भाग है वो अधिकतर खाली है, इसीलिए सोने की पन्नी से ये अल्फा कण गुजर गए। उसने पहली अवधारणा ये बताई थी। सेकंड, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। और बहुत कम इस तरह से विक्षेपित होते हैं जिससे पता चलता है कि इसमें धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 108 पर विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन से सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे निम्नलिखित लक्षण है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने परमाणु के केंद्र को धनावेशित कहा और जिसे उन्होंने नाभिक कहा। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता। अब यहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसका। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी पाना संभावित नहीं था। अब उन्होंने ये वर्तुलाकार में इसकी कोई बात नहीं कही थी, तो वो संभावित नहीं था। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा विकिरण होता है। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। इस तरह से इसका मॉडल भी सही तरह से मान्य नहीं हुआ और उसके बाद बोर का परमाणुक मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी परमाणु की संरचना के बारे में बताया। अब उसने भी निम्नलिखित अवधारणाएं दी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण होता है। इस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता है, जिसे KLMN कक्ष कहा गया। 1 2 3 इस तरह से इसका नामकरण किया गया। अब ये नील्स बोर के बारे में है, उसका जन्म कब हुआ है और उसने क्या क्या पुस्तकें लिखी थी। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इसने लिखी थी। ये कक्षाएं KLMN या संख्या 1 2 3 के द्वारा दिखाई जाती हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा। तो इस तरह से इन सब वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और आपको समझा सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।